लगातार सुबह 8 बजे से नेटवर्क 10 की पूरी टीम की पैनी नजर बनी हुई है बिहार चुनाव की मतगणना के पल पल की छोटी छोटी अपडेट को लेकर। ऐसे में इस वक्त की ताजा और अहम अपडेट आप सभी के साथ साझा कर दें कि 200 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए ने जो मैजिकल फिगर यानी जादुई आंकड़ा है बहुमत का, उसे पार कर लिया है। 150 के पार वो जा चुकी है। महागठबंधन के लिए स्थिति बेहद कश्मकश की बनी हुई है, क्योंकि अगर बात करें तीसरे नंबर की पार्टी आरजेडी बन चुकी है। जेडीयू दूसरे नंबर पर, बीजेपी पहले नंबर पर, कांग्रेस जो है वो चौथे नंबर पर भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में थोड़ी सी देर के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस लौटते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आती हुई आप सभी तक पहुंचा दे, जहां चुनाव आयोग ने 168 सीटों का आंकड़ा जारी किया। बिहार में बीजेपी 50, जेडीयू 58 सीटों पर आगे, तो आरजेडी 30, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर 15 सीटों पर बढ़त के साथ आगे। जीतन राम मांझी की हम 4 सीटों पर आगे। बड़ी खबर इस वक्त की, जेडीयू जो है वो पहले नंबर की पार्टी बनती हुई रुझानों में, बीजेपी दूसरे नंबर की, तीसरे पर आरजेडी, चौथे नंबर पर चिराग पासवान की लोजपा आती नजर आ रही है। बीजेपी 50, जेडीयू 58, आरजेडी 30, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की पार्टी 15 सीटों पर बढ़त के साथ आगे, तो जीतन राम मांझी की हम पार्टी 4 सीटों पर 168 सीटों के आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जो है लगभग जारी किए गए शुरुआती रुझान उनमें देखने को मिल रहा है। तो लगातार रुझान जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। पहले बीजेपी नंबर 1 की पार्टी थी, लेकिन अब जो है गणित थोड़ा सा पलटा और जेडीयू जो है वो बड़ी पार्टी बन रही है। लेकिन एनडीए के लिए जो ये खुशी की बात ये है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, दोनों का हक जो है वो एनडीए के पक्ष में ही जाता नजर आएगा। अब ऐसे में लगातार हम जो है पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार सुबह से ही हमारे चैनल पर, नेटवर्क 10 पर चर्चा के दौर जो है उनकी शुरुआत हो चुकी है, और एक बार फिर से पैनल डिस्कशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ मैं आपका परिचय करा देती हूं। सुनील सेवक, प्रवक्ता बीजेपी, गोपाल कृष्ण, प्रवक्ता कांग्रेस, रुद्र प्रताप, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, द्विजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार अजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। ऐसे में अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, कभी बीजेपी आगे नंबर 1 की पार्टी बन रही है, कभी जेडीयू नंबर 1 की पार्टी बन रही है। हालांकि बीजेपी आगे जाए या जेडीयू आगे जाए, पक्ष जो है एनडीए का ही स्थापित होता नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात आ रही है, बीजेपी आगे हो या जेडीयू आगे हो, तो सरकार उनकी ओर बन रही, मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं। उधर राजद महागठबंधन गुट का क्या है कि राजद खुद पिछड़ती चली जा रही। राजद, आपको बताना है, इस समय लगभग 38 विधानसभा में लीड कर रही है। वहाँ कांग्रेस सब जगह पिछड़ रही है। ताजुब की बात है, कांग्रेस सब जगह, सैनिक गुट सब जगह पिछड़ रहा। वहीं भाजपा जो है वो लगभग, आपको बताना है, 65 सीटों में आगे है, और वहीं जदयू लगभग 70 सीटों में आगे। ये स्थिति है। और एलजेपी लगभग 14 सीटों में आगे, और जो उनकी मांझी की है वो लगभग 4 विधानसभाओं में आगे। अब आप देखिए कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत साफ है कि लोगों की सरकार बन गई। जेडीयू बीजेपी लगभग पैरेलल आएंगे, और राजद की स्थिति नंबर 3 पे होगी। अब फर्स्ट या सेकंड में बहुत कम अंतर होगा, मुश्किल से 6-7 सीटों का। मगर इस चुनाव का असर यूपी में बहुत बड़ा जाएगा। आप निश्चित समझ लीजिए, इस चुनाव के पूरे देश में, बंगाल में ममता बनर्जी का जाना तय हो जाएगा निश्चित तौर पर, ममता बनर्जी का। और वही यूपी में भी अखिलेश के लिए अब बहुत टफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, विधानसभाओं में भी उन्होंने बहुत अच्छी लीड दी। अब वहीं यूपी में जो है, यूपी में स्थिति योगी की ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि बिहार की जीत का सबसे बड़ा श्रेय मोदी और योगी को जाता है, नीतीश को नहीं। आगे स्थितियां जो हैं अखिलेश की बहुत अच्छी नहीं दिख रही, चूंकि नेता के रूप में योगी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं पूरे देश में मोदी के बाद। परंतु अखिलेश जो हैं वो यूपी में आज की डेट में, अगर चीफ मिनिस्टर के लिए मतदान हो जाए या कोई रायशुमारी हो,
तो उसमें निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि योगी का स्थान बहुत आगे होगा, अखिलेश का सेकंड नंबर पर होगा, और दोनों के बीच में अंतर कम से कम 20-25% का होगा। तो कुल मिला के योगी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और योगी का ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है अजय जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो है वो 2017 के बाद से, या यूं कहें कि पहली बार जब वो गोरखपुर के सांसद के तौर पर निर्वाचित होकर संसद भवन पहुंचे थे, तब से ही स्थापित होती नजर आ रही है। लगातार उनकी पॉपुलैरिटी में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। ऐसे में इसी सवाल से जुड़ी हुई कड़ी रुद्र प्रताप जी आपके पास आकर मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बैक टू बैक पावर एक्शन में जो है कई एक दिन में ही जनसभाएं की है, चुनावी रैलियां की है, रोड शो किए हैं। अब ऐसे में उनकी तरफ से एक बार फिर से वो जो उनका पॉपुलर नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, वो दोहराया गया। और हमने देखा था कि महाराष्ट्र चुनाव हो, हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री का नारा एक है तो सेफ है, नेक है, ये काफी पॉपुलर हुआ था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव जो है भाजपा को देखने को मिला था। तो क्या बिहार में जो नारा दोहराया गया है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है? पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति जो होती है, राजनीति में नेता की जो छवि होती है, उसकी लोकप्रियता होती है, वो बहुत मायने रखती है और ये चीजें ही काम करती हैं। कारण क्या है कि जो लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि कोई भी जो राजनीतिक दलों की रैलियां होती हैं और या इस तरह के जो रोड शो होते हैं, उसमें लोगों का उत्साह ये बताता है कि चीजें किस तरीके से जा रही हैं। और योगी आदित्यनाथ की अगर आप छवि की बात करें तो पूरे देश में एक अच्छी छवि के तौर पर आती है। वहाँ किसी मतलब जाति धर्म और विशेष इस तरीके की बातें नहीं होती। वो विपक्ष की राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो आम जनमानस में है उनकी एक लोकप्रियता है। कारण क्या है कि वो अपराधियों के खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया है, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करी है, और एकदम स्पष्टवादी छवि के जो नेता हैं, उसका लोगों के ऊपर असर पड़ता है। ये भारत की राजनीति की हमेशा से पहचान रही है कि भारत की राजनीति में उन नेताओं को बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है जो स्पष्टवादी होते हैं, जनता के बीच अपनी बात को बेबाकी से रख लेते हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और जिस तरह से उनको लोग देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आ रहे थे, वो असर दिख रहा था। लेकिन उससे इतर अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव में बहुत सारे फैक्टर हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक फैक्टर से बिहार चुनाव जा रहा है। नीतीश कुमार की जो अपनी छवि है वो भी बहुत बड़ी छवि है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की जो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई छवि खराब है, उनको कभी डेंट नहीं किया जा सका। खास करके महिलाओं के बीच जो उनकी छवि है वो बहुत मजबूत है। और उसके साथ जैसे आपने देखा होगा जिस तरह की योजनाएं लागू करी गई, और विपक्ष के पास जो है कि केवल तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव के ऊपर जो बार बार आरोप लगते हैं, और इस बार तेजस्वी के ऊपर आरोप थोड़े से अलग तरीके से लगे। जैसे जन स्वराज ने तेजस्वी को जो इस कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया कि वो नमी फेल है, और बार बार उसको उन्होंने टारगेट किया, और उस बात को दो राय है भी नहीं, ये सच्चाई है। दूसरी चीज क्या है कि उनके जो सहयोगी दल हैं वो एक तरह से उनके ऊपर भार है। वो सीटों का समीकरण बैठाने के लिए अपने गठबंधन में सीटें तो मांग लेते हैं, लेकिन उनको अपनी सीटों की तैयारी नहीं। अगर आज आप चुनाव परिणाम की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन के दो तो पहले से ही घटक दल हैं, तीसरा जो घटक दल है वो भी दहाई के आंकड़े को पार कर रहा है, एलजेपी पार कर रहा है। लेकिन अगर आप महागठबंधन में आकर के देखेंगे तो तेजस्वी की पार्टी के सिवा कोई भी दल, मैं आपको बता रहा हूं, अभी कांग्रेस 10 के 11 के आसपास है, दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाएगा। तो अगर आप गठबंधन बनाते हैं, गठबंधन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के सहयोग होगा, एक दूसरे से ताकत मिलेगी। यहाँ एक दूसरे से कमजोरी मिल रही है, उनके वोट इनकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, उनके वोट उनकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति में आप चुनाव में जाएंगे, और खास करके तब जब एक व्यक्ति जो 20 साल से वहां की सत्ता में है, दूसरी जो उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी है जो केंद्र की राजनीति में है, राजनीतिक मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट उनका बहुत स्ट्रांग है, उनके पास एक बहुत लोकप्रिय नेताओं की एक पूरी की पूरी लिस्ट है, एक फहरिस्त है जिनको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पसंद करना चाह रहे हैं। उनके मुकाबले जब उतरते हैं तो अगर आपके इस तरह के सहयोगी होंगे, इस तरह के मुद्दे होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने पूरे बिहार चुनाव को डिरेल कर दिया। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को ला करके 3-3.5 महीने तक सिर्फ इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहे, जबकि तेजस्वी नहीं चाहते थे एसआईआर को मुद्दा बनाना वहां पे, और वो मुद्दा चलता 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 गया। अब आइन चुनाव में अगर सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति
हमेशा जातिगत समीकरण पर ज्यादा ध्यान देती है, उसी के आधार पर चलती है। आपने देखा होगा जातिगत जनगणना की शुरुआत वहीं से करी जाती है कि क्योंकि उसमें जाति मुद्दा बनता है। लेकिन ये सारे चीजों को हटा दिया गया। इस चीजों से इतर जब आप जाएंगे तो वहां नीतीश कुमार और बीजेपी की छवि बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है, क्योंकि अगर इन मुद्दों पर आप नहीं काम कर रहे हैं तो बाकी सारे मुद्दों पर उनका एज पहले से बनता है। और चुनाव प्रचार की तकनीक आप बात कह सकते हैं, नेताओं की लोकप्रियता की बात कर सकते हैं, वोट कन्वर्जन का उनका जो तरीका है कि लास्ट डेट उनके कार्यकर्ता लोगों को बूथों पर लाते हैं, और महिलाओं के प्रति जो उनका रवैया रहा है, नीतीश जी की जो महिलाओं में एक अच्छी छवि है, तो ये सब जब कंबाइन एक तरफ से मिलते हैं तब आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। आप देखिए कि वाम दल की जो राजनीति है उनकी भी उनके गठबंधन में साथ हैं, वो गए जमाने की बातें हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सीटें तो ली हैं। अब उन सीटों पर अगर उनका आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इतना निम्न स्तर पर आ जाएगा कि आप पहले ही चुनाव से बाहर हो चुके हैं। तो केवल एक पार्टी एक सर, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा कर दें। बिहार के चुनाव रुझान में एनडीए बहुमत के पार, तो वहीं नतीजों में पीएम मोदी सीएम योगी का चला है जादू। नीतीश के जादू का भी दिख रहा है असर। चुनाव आयोग ने 179 सीटों पर आंकड़ा जारी कर दिया है। बिहार में बीजेपी 61, जेडीयू 63 सीटों पर आगे, आरजेडी 34, कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़त के साथ आगे, तो चिराग पासवान की पार्टी 17 सीटों पर लीड कर रही है। बड़ी खबर, ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर आगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में लगातार जो है जादुई आंकड़े को पार करता एनडीए नजर आ रहा है। चिराग पासवान जो है 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में लगातार जो है चुनावी रुझान के अंदर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए जो है स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में द्विजेंद्र तिवारी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से इस बार जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहद रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई है, महिलाओं और युवाओं का जो समीकरण है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में क्या हम बिहार में नए एमवाय समीकरण के युग को देख पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे जो बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि अभी जो पोस्टर लगे थे 2 दिन से कि टाइगर जिंदा है जी, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो है, जिन्हें टाइगर कहा जा रहा है और टाइगर जिंदा है, और जो अखिलेश ने और उनके समर्थकों ने जो पोस्टर लगाए थे अलविदा चचा, वो तो बात झूठी हो गई। इसमें निश्चित तौर पे मुझे जो जो साफ जो समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नजर नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं इस चुनाव में। अगर आप पिछले चुनाव से तुलना करें तो उनकी डबल सीटें लगभग होने जा रही हैं। तो नीतीश कुमार का जादू तो चला है। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो बेवजह के मुद्दे कांग्रेस और आरजेडी ने उठाए, जैसे एसआईआर वाला मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा। देखिए, वोट चोरी वगैरह इससे आम जनता को कुछ लेना देना नहीं होता है। हमें सबको पता है कि कई बार किसी का नाम एक जगह होता है, वो कहीं चला गया, ट्रांसफर हुआ, स्थलांतरित हुआ, वहां भी उसका नाम चला गया। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ कि गांव में भी नाम है। मैं मुंबई से बोल रहा हूं तो मुंबई में भी नाम है। धीरे धीरे नाम कटता है, समय लगता है। बाद शुरू के कई वर्षों तक तो मेरा नाम दोनों जगह था। तो कहने का मतलब ये कि वोट में अगर आप वोटर लिस्ट में नाम 1, 2, 3 जगह होता है तो ये व्यवस्था की खामी है, और इस व्यवस्था की खामी को दूर किया जाना चाहिए, न कि इसको मुद्दा बनाया जाए। तो मुझे लगता है बिहार की जनता ने यह समझा दिया है कि ये जो वोट चोरी या एसआईआर को जो मुद्दा है उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो उन्होंने रिजेक्ट किया, नंबर 1। दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को दिखता है कि उनके गांव के आसपास नए नए लोग आते हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, उनके जो गरीब ग्रामवासी हैं उनसे जमीनें खरीद रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे समझ में आता है। लेकिन बिहार से एक बात समझ में आ गई कि अभी फिलहाल जो बीजेपी का जो कहते हैं ना कि ग्राफ, वो अभी उसी तरह बढ़ता रहेगा। एक चीज और मुझे समझ में आती है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि अगर आरजेडी आएगी तो जंगल राज वापस नहीं आएगा। इस बात का भरोसा किसी को नहीं हो रहा है। अगर ऐसा भरोसा होता तो उनकी सीटें और भी ज्यादा बढ़ती। मुझे लगता है उनकी सीटें थोड़ी कम हो रही हैं। तो वो जो पिताजी के जो कारनामे थे 1990 से 2005 के बीच का जो 15 साल का
जो 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 काल था, जो वहां की जनता ने झेला, जिस तरह से भयंकर लूटपाट और हत्या, और मैंने जो आंकड़े देखे कि लगभग 18,000 हत्याएं हुई है 15 साल में। अगर आप इसका हिसाब लगाएं और कैलकुलेटर से देखें तो लगभग 3 हत्याएं प्रतिदिन, मतलब इतनी इतनी अराजकता थी। वो लोग भूले नहीं हैं जो उस समय युवा थे, अब वो प्रौढ़ हुए हैं या बुजुर्ग हुए हैं, तो उन्होंने वो जो दौर देखा है उसको वो भूले नहीं है। तो वो जो जंगल राज वाला जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, एक तरह से उनको जो पदवी मिली हुई है आरजेडी को, वो दूर होती दिख नहीं रही है, और लोग अभी भी उस चीज को याद किए हुए हैं। अच्छा, इसके साथ क्या है कि भी आरजेडी, चलो उनके साथ एम और वाई है, एम और वाई के साथ उनका अपना खुद का वोट बैंक है। कांग्रेस का क्या वोट बैंक है? उनका भी वाई वोट बैंक है। तो उनके पास ऐसा कोई चंक नहीं है। जैसे बीजेपी और एनडीए गठबंधन अगर आप देखें तो बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है, जो जरूरी नहीं कि जेडीयू का जो है वोट बैंक हो, दोनों के अलग अलग वोट बैंक है। जेडीयू जो है वो ईबीसी में काफी लोकप्रिय है, बीजेपी अपर कास्ट से लेकर ओबीसी में काफी लोकप्रिय है। तो अलग अलग वोट बैंक जो है वो जब मिल जाते हैं तो एडिशन होता है। तो वो एडिशन का काम जो है वो एनडीए में हुआ। अब उधर देखें, उसमें साइकिल है, आगे वाला जो टायर है उसमें तो खूब हवा भरी है जो आरजेडी है, और पीछे वाला टायर पंचर है यानी कांग्रेस। तो ऐसे में साइकिल चलेगी कैसे? तो जब जो पार्टनर होता है उनमें अपने अपने दम होने चाहिए, अपने, जिसे आप वोट बैंक भी कह सकते हैं। तो जब तक अपना अपना दम नहीं होगा तब तक जो है गाड़ी चलेगी कैसे? वहां द्विजेंद्र जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। लगातार हमारे साथ में और भी मेहमान पैनल में मौजूद हैं। ऐसे में सुनील सेवक जी, आपके पास आते हुए सवाल की शुरुआत में इस तरीके से करना चाहूंगी, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए खेमे में तो खुशी की लहर होगी, और खास करके अगर बीजेपी की बात करूं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। देखिए, पिछले 20 वर्षों कि ये जो जोड़ी है वो जोड़ी बिहार की जनता की मनभावन जोड़ी है। विकास के अर्थों पे, सुशासन के अर्थों पे, या नौकरी हो उसके अर्थों पे, सारे अर्थों पे ये पार्टी दिन दूनी रात चौगनी जनहित कार्य कर रही है। एक पिछड़ता हुआ बिहार, एक पिछड़ा बिहार इन 20 वर्षों में विकसित बिहार का दर्जा प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। ऐसे स्थिति में कोई क्यों बिहार की जनता ऐसी सरकार को नहीं चाहेगी? और सबसे बड़ी बात है कि जो अपोनेंट हैं, वो अपोनेंट जो थे, वो उनके प्रति बिहार की जनता को कोई विश्वास है ही नहीं, क्योंकि कभी भी उन्होंने विश्वास लायक कोई काम किया ही नहीं। अगर मैं लालू जी की बात छोड़ भी दूं, 90 से 2005 की बात तो चलिए भूलता हूं, तो तेजस्वी जी ने 2 बार, 15 से 17 और फिर 22 से 24, 2 बार उनको मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ लाकर सत्ता में बैठने का मौका दिया। और उस दोनों बार में जब नीतीश जी अलग हुए तो यही कहते हुए अलग हुए कि समाजवादी के पुत्र होने के नाते मैंने इसको सुधारने का मौका दिया, लेकिन ये सुधरा नहीं, अपने भ्रष्टाचार वाले काम, यानी भ्रष्टाचार का जो इसके अंदर हुआ है उससे ये इतर जा ही नहीं रहा है, यानी नेचर और सिग्नेचर बदल ही नहीं रहा है। तो जब ये बात नीतीश कुमार जनता के बीच करते हैं तो जनता को भी लगा कि बाप तो बाप ही थे, बेटा भी उनसे आगे निकल रहा है, इसलिए इन पर विश्वास करना नामुमकिन है जनता को। इसे जितनी बातें इन्होंने की, जितनी घपोषण की घोषणाएं इन्होंने की, जनता किसी को सीरियसली नहीं ली। उन्होंने पुनः विश्वास नीतीश कुमार के ऊपर किया, मोदी जी के ऊपर किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम 180 का आंकड़ा पार करने जा रही है एनडीए इस बिहार के चुनाव में। ठीक है सुनील जी, जिस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है उसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी कॉन्फिडेंट है। वापस लौटूंगी आपके पास में। ऐसे में मनोज जी भी लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल में मौजूद है। मनोज जी, आपके पास आते हुए चिराग पासवान की भूमिका पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें और चर्चा करें। चिराग पासवान 2020 में बिल्कुल नीतीश कुमार के कट्टर अपोजिट खड़े थे, बिल्कुल अलग साइड में खड़े थे, लेकिन इस बार जो है 5 पांडव बनकर कहीं ना कहीं तेजस्वी राहुल की जोड़ी को रोकने के लिए
मैदान में है और जिस तरीके से चुनावी रण के अंदर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कहा जाए कि कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहे थे चिराग पासवान से कि आप कम सीटों पर लड़े, आप शायद उतनी जीत कर नहीं ला सकते, लेकिन वो अड़े रहे और लगभग उन्होंने बोला कि हम 30 सीट से एक भी नीचे नहीं जाएंगे। अब जो जादुई आंकड़े सामने आ रहे हैं शुरुआती रुझान में, कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपना अस्तित्व स्थापित करते नजर आ रहे हैं। हाँ, आपने सही बताया। जिस तरह से रुझान आ रहा है उसमें तो लग ही रहा है कि चिराग चिराग पासवान की पार्टी भी जो है आगे आ रही है। लेकिन रुझान में ये भी बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी इसके बाद तीसरे नंबर पे आ रही है, कभी कभी दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रुझान जो है स्वाभाविक है एनडीए की ओर जा रही है, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना और जो है डिफरेंसेस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी ने पिछले 3 साल से जो है बिहार में काम किया और एक अच्छा मुद्दा वो उठा रहे थे, जैसे क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें, चाहे रोजगार की अगर हम बात करें, इसको लेकर के बखूबी उन्होंने युवाओं के पास गया और युवाओं ने बखूबी जो इलेक्शन कैंपेन में देखा गया कि बहुत ज़्यादा युवाओं को आकर्षित कर रहे थे, जो खास करके जो बाहर में जो युवा रहते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं, उनमें ज़्यादा रुझान देखा गया जन स्वराज की ओर। लेकिन जब इलेक्शन के 15 दिन पहले जो उनका जो इलेक्शन कैंपेन था, शायद उसमें कुछ शिथिलता आई और जो वो क्लेम कर रहे थे कि हम तीसरे ध्रुव के रूप में हम खड़े होंगे, जो आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू को वोट नहीं देगा, वो जन स्वराज को वोट देगा। लेकिन अब तक के रुझान में तो ऐसा लग रहा है कि जन स्वराज कहीं टिक ही नहीं रहा है। उन्हें विश्वास था कि लगभग 20 to 30% वोट जो है बिहार में वो लाएंगे, लेकिन अब तक जो है वो रुझान में कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो शिथिलता था इलेक्शन कैंपेन में बिफोर इलेक्शन वोटिंग बिफोर 5-10 डेज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या रीजन था, वो क्यों वो अपने बात को और लोगों के पास क्यों नहीं ला मनोज पाए। जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचवा दें। बिहार के चुनाव रुझान में एनडीए बहुमत के पार, नतीजों में पीएम मोदी सीएम योगी का जादू चलता नजर आ रहा है। नीतीश बाबू का जादू भी साफ तौर पर असर दिखा रहा है। ऐसे में विक्रम से कांग्रेस के अनिल कुमार आगे, बगहा से कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह भी आगे हैं, पटना साहिब से कांग्रेस के शशांत शेखर आगे, तो वहीं चनपटिया से कांग्रेस के अभिषेक रंजन आगे। बेतिया की बात करें तो बेतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के वाशी अहमद आगे चल रहे हैं। फारबिसगंज से कांग्रेस के मनोज विश्वास आगे चल रहे हैं, तो वहीं बनमनखी से कांग्रेस के देव नारायण रजक को भी बढ़त है। बेगूसराय से कांग्रेस के अमित भूषण आगे चल रहे हैं। देखिए, बेगूसराय बेहद संवेदनशील और बेहद सेंसिटिव ये सीट, तो वहीं बछवाड़ा से कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास आगे हैं। बेलदौर से कांग्रेस के मिथिलेश कुमार निषाद आगे, तो वहीं लखीसराय से कांग्रेस के अमरेश कुमार भी आगे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे। बड़ी खबर, महुआ से तेज प्रताप आगे चल रहे। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। जादुई आंकड़े लगातार सामने आते हुए लगातार कांग्रेस के लिए भी जो है अब अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में लगातार हम चर्चा जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में द्विजेंद्र तिवारी जी, आपके पास आकर सर, जिस तरीके से पूरा समीकरण अगर हम पिछले कुछ महीनों का देखें, जिस तरीके से एसआईआर के बारे में अभी आपने जिक्र किया, बदलती पॉलिटिक्स के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर मान के चलें, जिस तरीके से अभी मैंने खबर भी पढ़ी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका जादू चलता साफ तौर पर नजर आ रहा है। योगी की जो फैन फॉलोइंग है, जो फैन बेस है, वो दिन पर दिन बढ़ता नजर आ रहा है। तो बिहार चुनाव का क्या कुछ असर जो है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर पड़ता नजर आएगा? और उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है कि जो पूर्वांचल सीमांचल का एरिया है, उसका बिहार से रोटी और बेटी का रिश्ता रहता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का क्या कुछ असर बिहार के चुनाव पर देखा जा रहा है और बिहार में जो सरकार बनेगी उसका असर 2027 में कैसा पड़ेगा? बिल्कुल आपने सही बात कही है कि बिहार सीता मैया की धरती है और सीता मैया हमारी जो है उत्तर प्रदेश में ब्याही गई थी। तो आपने जो कहा रोटी बेटी का रिश्ता तो है, और ये रिश्ता लगातार ऐसा आज का नहीं है, ये सदियों मतलब सैकड़ों वर्षों का है।
और योगी जी जो एक कड़ी के रूप में उभर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। वैसे तो पूरे देश में उनकी काफी जी। पूछ है, तो योगी जी की लोकप्रियता तो अपने तरह से है। अब कुछ लोग उनके भयंकर दुश्मन, कट्टर दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नजर मुझे दिखती नहीं है। और बिहार में उनका असर हुआ है, और जिस तरह से वो जाके उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उसका इतना ज्यादा असर हुआ है कि बहुत सारे जो ऐसे वोटर होते हैं जो कहते हैं ना कि एकदम इधर जाए कि उधर जाए, जो उस मनस्थिति के वोटर होते हैं, तो वो कई बार उनको एक दिशा मिल जाती है। ऐसे जो नेता होते हैं योगी जी, या इवन योगी जी के साथ जो जाते हैं नेता मोदी जी हुए, ये इन नेताओं की एक जो है दिशा देने की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो योगी जी के जाने का असर वहां पे तो हुआ है, और इसीलिए इतनी बम्पर जो है जीत आपको एनडीए की वहां पर दिखाई पड़ रही है। यानी इसे डबल धमाका से कह सकते हैं। अब आपने जो दूसरा सवाल कहा कि अगर जैसे योगी जी का असर बिहार के चुनाव पर पड़ा, अब बिहार के परिणामों का असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जैसा कि शुरू में ही बात हुई कि दोनों का एक जो है रोटी बेटी का संबंध है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत ज्यादा असर जो है बिहार पर पड़ता है, और बिहार की राजनीति की जो हवा है वो उत्तर प्रदेश तक बहती हुई आती है। नदी जी सर, आपके पास वापस लौटेंगे। थोड़ा सा कनेक्शन इशू हो रहा है, उसको हम सुधार लेते हैं। ऐसे में स्टूडियो से हमारे साथ रंजीता सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत रंजीता जी आपका नेटवर्क 10 पे। ऐसे में रंजीता जी, अगर बात करें जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, पीके प्रशांत किशोर की भूमिका पर नजर डालें तो किस तरीके की उनकी भूमिका रही है? क्या उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला किया है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर चुनाव से बेहद पहले ये कह दिया था कि या तो फर्श या अर्श, और जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आए, मैक्स टू मैक्स उन्हें 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या उन्होंने वोट परसेंटेज काटने का काम किया है, त्रिकोणीय मुकाबला उन्होंने करने की कोशिश की है, या फिर क्या कुछ उनकी पूरी भूमिका? प्रशांत किशोर जी ने इसका जिस तरह से लगभग सारे बिहार के सारे विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, और जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा नैरेशन क्रिएट किया था, तो उससे ये लग रहा था कि वो महागठबंधन और एनडीए के बाद एक सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरने वाले हैं। लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं, या इसके पहले भी जो रुझान बता रहे थे, उसमें ये था कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं से, जो आप कह रही हैं कि वोट काटने की राजनीति, उसका एक हिस्सा थे। अब वो प्रायोजित हिस्सा थे या वो अपनी मर्जी से ये कर रहे थे? क्योंकि पॉलिटिक्स में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर तीसरा कोई पार्टी इस तरह के एक पूरी जोश और की तैयारी के साथ आ रहा है, तो ये माना जा सकता है कि वो किसी न किसी दल की तरफ से इस काम को कर रहा हो। मतलब हो सकता है कि वहां पे एनडीए की मजबूत उपस्थिति को देखकर महागठबंधन ने उन्हें शायद अपने एक स्लीपिंग पार्टनर के रूप में उतारा हो। और मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर इतने इमैच्योर, इतने अपरिपक्व हैं कि वो एक साथ बिहार की सारी सीटों पे प्रत्याशी उतारे और नतीजे इस तरह के आए। तो अभी जो नतीजे आ रहे हैं, उस हिसाब से एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये महसूस कर रही हूँ कि वो गेम एक स्लीपिंग पार्टनर टाइप का गेम था, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे में जिस तरीके से चुनाव के बीच में प्रशांत किशोर के पीके की ओर से बयान भी आते थे कि हमने तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या इन्हें एक तरीके से स्लीपिंग एजेंट के तौर पर ही देखा जाए चुनाव में? जी, इस चुनाव में इसी तरीके से इन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि जहां पे अगर लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में बहुत छोटा सा फासला है और वहां कहीं एनडीए के अगर जीतने की उम्मीद है, तो वहां जो भी वोट ली जाएगी प्रशांत किशोर की पार्टी, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के काम आएगी। तो मैं अपने तजुर्बे के हिसाब पे कह सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए कुछ ऐसा किया है, एक नेता के तौर पे किया है, एक प्रतिनिधि के तौर पे किया है, जिसके लिए एक साथ वो सारे विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। तो कहीं ना कहीं शुरू से ये चीज जो थी वो हमारे लिए विश्वसनीय नहीं थी। प्रशांत किशोर की भूमिका विश्वसनीय नहीं थी। प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी चुनावी रैली और बाकी चीज़ों की एक लगातार चर्चा कर रहे थे, चर्चा में बने रह रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए संकेत दे रहा था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं
मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगा, राजनीतिक स्तर पे भी नहीं लगा, और मुझे लगता है कि वहाँ जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी इस बात को महसूस कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद ये एक बड़ी घटना भी हुई है। ये मेरे ख्याल से बिहार में पहली ऐसी बड़ी घटना है जिसमें किसी पार्टी ने लगभग सारे सीटों बिल्कुल पर रंजीता जी, जिस तरीके से जनसुराज की भूमिका जो है स्पष्ट होती नजर आ रही है। वापस लौटूंगी आपके पास में। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, आपके पास आते हुए जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, अभी तक ट्रिपल डिजिट को महागठबंधन ने क्रॉस नहीं किया है, 80 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई। मैडम, ये पूरा खेल जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन का डिजाइंड है एसआईआर के थ्रू। और एसआईआर के थ्रू इन्होंने जो भी अटेम्प्ट किया, एक छोटा सा एग्जांपल बस आपको दे देता हूँ, जोड़ घटाव है बहुत छोटा सा। एक विधानसभा में ऑन एन एवरेज 300 बूथ होते हैं। मैं तो 20 सालों से काम कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, एक विधानसभा में लगभग 300 बूथ होते हैं। अगर हमने एक बूथ पर सिर्फ 25 वोट की चोरी की, सिर्फ 25 वोट का चोरी किया, किसी पार्टी XYZ पार्टी सिर्फ 25 वोट का चोरी किया, तो 300 गुना 25 7,500 वोट होता है। पिछले 1.5 साल में बीजेपी ने जितने भी राज्य जीते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से ही जीतता है। वो चाहे MP हो, राजस्थान हो जहां MP में 1 साल पहले सरकार नहीं बनी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे सारे बड़े नेता महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन में हो, चाहे हरियाणा हो, जहां ब्राजीलियन मॉडल को जोड़ दिया जाता है, तो 2/3 से ही जीत रहा है। गोपाल जी, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रतिक्रिया है, आप वो ले लीजिए। आपने अभी राजस्थान का एग्जाम्पल दिया कि राजस्थान में 2/3 बहुमत से उन्होंने विधानसभा में नॉट ओनली राजस्थान, सभी का बोल रहा हूं। राजस्थान का मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वहां पे लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो तस्वीर पलटी, जहां 3 बार हैट्रिक क्लीन स्वीप के लगाने की बात की जा रही थी। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर राजस्थान में वोट चोरी का ही मुद्दा था तो वो लोग लोकसभा में क्यों सीटें हारते? मैडम आपको कह तो रहा हूं ना कि 1.5 साल में जितने भी 8-9 राज्य के चुनाव हुए हैं, 2/3 मेजोरिटी से सेम पैटर्न से जीत रहा है। तो ये पैटर्न बहुत ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, और ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के लिए कुछ सेट किए जाते हैं आंकड़े। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, SIR कर दो और वोटर के नाम काट दो, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा वोटर ऐड कर दो अपने वाले, बस डिफरेंस खड़ा हो गया। अभी जो बातें आगे आ रही है कि रातों रात ट्रेनें भेजी गई है, सभी स्टेट से रातों रात ट्रेन भेजी गई है। इलेक्शन कमीशन ने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हुए ये डेटा आज कल में रिलीज नहीं किया, आज तक रिलीज नहीं किया, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन किए जा रहे हैं। तो मैडम, मैं ये बात की आपको गारंटी देता हूं कि अगर हमारे सीट घटते हैं तो 25 सीट ऐसे होंगे जिसमें हार जीत का अंतर 1000 वोट से कम होगा, वो आप देख लीजिए। 25 सीट जी, ठीक है गोपाल जी, जिस तरीके से आप लोगों का दावा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है स्पष्टीकरण भी जल्द ही सामने आ जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से रुद्र प्रताप जी आपके पास आऊंगे। अजय जी, रुद्र प्रताप जी आपके पास आते हुए, अगर हम भूमिका पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग देखें, जिस तरीके से SIR का मुद्दा, अभी भी आपने गोपाल जी को सुना होगा, SIR का मुद्दा जो है बेहद उच्च स्तर पर उठाया गया, ना सिर्फ माफ कीजिएगा रीजनल लेवल पर, राज्य स्तर पर, बल्कि नेशनल लेवल पर उठाया गया। ऐसे में SIR का मुद्दा होने के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ जो है वोटिंग दर्ज की गई है, और जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में ये चीज जो आती अब नजर आ रही है। एक लाइन में ऐड करूंगा मैडम, सिर्फ एक लाइन मैं ऐड ये करना चाह रहा हूं आपको कि इस राज्य में 70 पेपर लीक हुए हैं, हजारों छात्र पर चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के बिहार में लाठीचार्ज किया गया, इवन यूपी में लाठीचार्ज किया गया, और यही यूपी बिहार के लड़के दिल्ली में भी प्रिपेयर करते हैं, वहां भी उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनको क्या मैसेज जाएगा? और दूसरा, एक फैक्ट्री नहीं खोली गई, ऑलमोस्ट एनआरकी, कोई जॉब नहीं है, अग्निवीर का प्रोटेस्ट रहा, रेलवे का प्रोटेस्ट रहा, NTP एक्सट्रीमली अगेंस्ट। अगर आपने किसी महिला को पैसे भी बांटे तो उसका बच्चा अगर लाठी खा रहा है, जॉब खोज रहा है 10,000 5,000 की, तो उसकी मुझे नहीं लगता कि वो महिला भी वोट देगी। और अगर मैं महिलाओं को भी कैटेगराइज करूं तो आपके हिसाब से 22 समीकरण में लगभग 35% वोट हट गए। विवेक सहनी है, 60% वोट को उन्होंने ट्रांसफर किया है।
मुकेश सहनी जी ने 60% वोटर आईपी गुप्ता जी थे, ताती तत्वा का वोट काफी ट्रांसफर किया। तो ये कहना इनका कि हमने पैसा बांट भी दिया तो हमारे पास आ गए, मैं ये नहीं मानता हूं। इनका मेन फैक्टर क्या है कि मान लीजिए कि 100 वोट बीजेपी के पास है और 100 वोट गठबंधन के पास है। अब मैंने एसआईआर चला के गठबंधन के 100 में से 75 कर दिए तो 25 तो चला गया, और बीजेपी को कोई दूसरा 25 ऐड कर दिया वोटर लिस्ट में जो उनके ही वोटर हो। एग्जांपल लाइक ब्राजीलियन मॉडल, अगर ब्राजीलियन मॉडल एक जगह पे फोटो होता, 2 जगह पे होता तो आप कहते कि मिस्टेक से अपलोड हो जाता है। बिल्कुल गोपाल जी, एसआईआर का मुद्दा तो गर्माता नजर आ रहा था जी। आऊंगी आपके पास, लगातार पैनल में और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, वापस आऊंगी गोपाल जी आपके पास। ऐसे में सुनील सेवक जी, आपके पास आकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आपने गोपाल जी के पूरे स्टेटमेंट को सुना, वोट चोरी को एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है सुनील जी से एक बार फिर से हम अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में रुद्र प्रताप जी, आपके पास आकर रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा जो है, एक बार फिर से कांग्रेस ने जो है वोट चोरी का आरोप जो है वो तय कर दिया है। अभी तक रुझान आए हैं, एक्चुअल रिजल्ट भी नहीं आए हैं, मतगणना पूरी हुई भी नहीं है। ऐसे में वोट चोरी और ईवीएम का राग अलापना जो है शुरू हो चुका है। लेकिन अगर बात अब मैं तेजस्वी यादव की करूं, अगर ईवीएम हैक होती है, वहीं पे अगर वोट चोरी होती है, तो तेजस्वी यादव किस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि 18 तारीख को वो ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की? देखिए, हमेशा मैंने एक बात कही कि जब आप किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। कांग्रेस बड़े लंबे समय से यही काम कर रही है कि वो अपने ऊपर काम न करके बचने की कोशिश कर रही है। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि बिहार में ये मुद्दे थे। हाँ, थे मुद्दे थे, आप उस पे आपने काम ही नहीं किया। अगर उस मुद्दे पर आप काम करते तो हो सकता है आपका परिणाम कुछ और बेहतर। आप एसआईआर को लेकर के बैठे हुए हैं, एसआईआर कहीं काम नहीं कर रहा। वोट चोरी की आप बात कर रहे हैं, ये वोट चोरी आप भी पूरे देश में देख रही होंगी, हर जगह पे। एक बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों तक पहुंचा दे। चुनाव आयोग ने 221 सीटों के आंकड़े जारी किए। बिहार में बीजेपी 73, 77 जेडीयू 42 आरजेडी, कांग्रेस 7। चिराग पासवान लगातार बढ़त के साथ 18 सीटों पर मौजूद। हम जीतन राम मांझी 4 सीटों पर आगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में बीजेपी 73, 77 पर जेडीयू, 42 पर आरजेडी, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे। चिराग पासवान की ओर से लगातार शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। लोजपा के लगभग 18 कैंडिडेट जो हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए ये झटका लगता हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो है डबल डिजिट का जो आंकड़ा है उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचा दे। बिहार चुनाव में एनडीए को भारी बढ़त। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगा दिए गए। टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कॉन्फिडेंस जो है एनडीए के अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जेडीयू खेमे में खुशी की लहर दौड़ती नजर आ रही, क्योंकि पहले नंबर की पार्टी बन गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, जिक्र करें, तीसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी थी जेडीयू। वहीं 2 पायदान छलांग लगाते हुए पहले पायदान पर पहुंच रही है। ऐसे में अगर बीजेपी जेडीयू पहले दूसरे पायदान पे वाइसा वर्सा भी रहती है तो एनडीए के लिए ये बेहद बड़ी खबर हो जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी पहले पायदान पे पहुंचती है तो भी ये बढ़त होगी, क्योंकि दूसरे पायदान पे थी, दूसरे पे रहती है तो भी ये अच्छी ही खबर होगी। वहीं जेडीयू दूसरे पे या पहले पे पहुंचे, जेडीयू के लिए ये बड़ी खबर हो जाती है। ऐसे में राजधानी पटना में जेडीयू का जो ऑफिशियल ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर बाहर पोस्टर लगने की शुरुआत हो चुकी है। पहले से पोस्टर लगाए जा रहे, टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक व्यंग जो है, एक कटाक्ष जो है वो विपक्ष के ऊपर लगाया गया, क्योंकि उनकी ओर से बार बार कहा जा रहा था कि चाचा का जो है वो समय हो चुका है। जिस तरीके की अभद्र भाषा, अमर्यादित टिप्पणी जो है, एक बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यक्तिगत भी हटा दे तो उनके ऊपर एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, विराजमान है एक संवैधानिक पद पर। उस मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी ना रखते हुए उन्हें अचेत कहा गया। उन्हें कहा गया कि अब इनकी उम्र हो चुकी है। ऐसे में टाइगर जिंदा है के पोस्टर से एनडीए जेडीयू जो है काउंटर करता, कटाक्ष करता अब नजर आ रहा है। लगातार इसी मुद्दे के ऊपर, इसी मसले के ऊपर जो है हमारी चर्चा जो है वो जारी है। ऐसे में द्विजेंद्र तिवारी जी आपके पास आते हुए, सर, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है,
है। लगातार जो है बीजेपी बिहार में 2020 की बात करें तो सेकंड नंबर की पार्टी थी। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कभी वो फर्स्ट पोजीशन पर चली जाती है, कभी सेकंड पोजीशन पर वो मेंटेन रहती है। ऐसे में अगर बात करें 2030 की, यानी अब से 5 साल आगे की हम बात करें, तो अगर इस बार पहले नंबर की पार्टी बीजेपी बनती है तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि बीजेपी 2030 में अकेले बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है? इस सवाल से पहले एक चीज बता दूं, जो आपने थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार को लेकर के बात कही जी। नीतीश कुमार के बारे में इस तरह की बातें फैलाई गई कि वो बीमार हैं और उनका जो दिमाग काम नहीं करता है और वो अजीब से व्यवहार करते हैं, वृद्ध हो चुके हैं और उन्हें बीजेपी यूज कर रही है वगैरह वगैरह तमाम तरह के आरोप लगे। जी। इसका भी एक निगेटिव असर जो होता है वो जनता के बीच पड़ा, यानी नेगेटिव, यानी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के खिलाफ ये बात गई। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि किसी व्यक्ति की जो शारीरिक अवस्था है उसको लेकर के इस तरह मजाक बनाना वो ठीक नहीं होता है। तो मुझे लगता है जनता ने इस बात को भी अच्छे से नहीं लिया कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है भी, मान लो, तो आप उसका मजाक क्यों उड़ाएं। आप कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो आप उसका मजाक क्यों उड़ाएं। कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है तो आप उसका मजाक क्यों उड़ाएंगे। तो ऐसे इसका बहुत बुरा असर जो है कांग्रेस आरजेडी पे पड़ा है। अब वोट में कितना फर्क हुआ ये मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इसका फर्क हुआ। दूसरी बात जो आपने कही कि बीजेपी का आगे का क्या रास्ता कर रहे हैं, वो कितनी बखूबी कर रहे हैं, वो देखने को आज मिलेगा। आगे की रणनीति आगे चर्चा करेंगे, आज फिलहाल नतीजों पर ही फोकस करते हैं। आगे की रणनीति बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ नतीजों पे बात करते हैं। Well, how do you assume this, that we believe it? As I said, the initial trends in itself show that Gyanesh Kumar Gupta appears to be succeeding against the people of Bihar. अच्छा सर, चुनाव में इतनी मेहनत की, कार्यकर्ता आपका जो है वो बूथ पे लड़ा, उस कार्यकर्ता को कोई मैसेज अभी देंगे, आप इंतजार करिए। अभी जैसा कि मैंने कहा ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। मैं तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला बोला है। तो वहीं अब रुझान जो है धीरे धीरे फैसलों के अंदर तब्दील होते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। द्विजेंद्र तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, बस ये जो पवन खेड़ा जी का जो बयान है, अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने चुनाव आयुक्त का पूरा नाम लिया है। क्या नाम लिया है? ज्ञानेश कुमार गुप्ता। गौर कीजिएगा कि वो चुनाव आयुक्त जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी पट्टी में ज्ञानेश कुमार लिखा रहता है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं लिखा रहता है। तो ये एक तरह से संकेत देने की कोशिश है, जो कि गलत संकेत देने की कोशिश है, क्योंकि वो ओबीसी समुदाय, गुप्ता ओबीसी समुदाय से आते हैं और उन्हें यह समझ में आ गया है कि बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसी समुदाय का वोट पाती है। देखिए, बिहार में बिना जातिगत समीकरण की बात किए तो बात अधूरी रहती है। तो लेट अस टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि आगे 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो भाजपा की क्या स्थिति होगी, जैसा कि आपने कहा। तो वही बात उठती है कि एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईबीसी हो, अब वो पूरी तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ मुझे नजर आ रहा है। इस चुनाव से तो मुझे यही समझ में आया कि ये गठबंधन बहुत पक्का होने जा रहा है और इसके बाद बीजेपी का उभार तो धीरे धीरे ही होता है। अगर वन से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए, ये जब चल रही है जो चीज, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे वन से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए,
तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बहुमत से वापस आती है तो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण जो है एक कारण हो जाएगा। ऐसे में द्विजेंद्र तिवारी जी, इसी से जुड़ा सवाल लेना चाहूंगी। पप्पू यादव का अगर हम जिक्र करें, पप्पू यादव के साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने सभाओं के दौरान, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो है वो बिहेव किया था, जिस तरीके से उनके साथ में मैटर हो गया था, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया पहुंचते हैं, वहां पर उन्होंने जो सम्मान दिया, उसके बावजूद इस तरीके की टिप्पणियां जो है, दुर्भाग्य उन्होंने कहा बिहार की जनता का, जनादेश को उन्होंने दुर्भाग्य करार दिया है। नहीं, पप्पू यादव की बात का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं है कि वो फुटबॉल है और कभी कोई इनको इधर से उछालता है, कोई उधर से उछालता है, और ऐसे व्यक्ति राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रासंगिक थोड़े समय के लिए होते हैं। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो। जैसे अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं रखेंगे तो आप राजनीति में कभी सफल नहीं होते हैं। और इसीलिए देखिए, एक बीजेपी हो या इवन नीतीश कुमार हो, और मैं इस मामले में आरजेडी को भी कहूंगा कि उनका एक पर्सपेक्टिव है, वो आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो एक निश्चित पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव के साथ वो आगे चलते हैं और उनकी राजनीति होती है। तो पप्पू यादव जैसे जो है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, अभी जैसे प्रशांत कुमार की भी प्रशांत किशोर की भी आप जो बात कर रहे थे, तो मुझे भी लगता है प्रशांत किशोर बहुत ही नॉन पर्सपेक्टिव वाला आदमी है। और आप उनको देखेंगे तो उनका इतिहास इस गली से उस गली, उस गली से उस गली उछलने कूदने का रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जब जिनके पास कोई बात भले अच्छी कर लें कि भाई तुम्हारा बेटा जो है, आप यहाँ वोट देते हो और बेटा महाराष्ट्र और केरला तमिलनाडु में नौकरी करने और मजदूरी करने जाता है, ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव को लेकर के बिहार की जनता यानी प्रशांत किशोर या पप्पू यादव जैसे लोगों की जो बात है, उससे बिहार की बिल्कुल, जनता जिस तरीके से द्विजेंद्र तिवारी जी आपने कहा कि बिहार की जनता और पप्पू यादव के बीच में जो है, पप्पू यादव को ज्यादा कंसिडर उनके बयानों को नहीं किया जाता, तो वहीं पवन खेड़ा की ओर से जो कुछ कहा गया उसकी प्रतिक्रिया गोपाल कृष्ण जी आपके पास आकर मैं लेना चाहूंगी। जिस तरीके से द्विजेंद्र तिवारी जी ने भी अभी जिक्र किया कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनका पूरा नाम लेने के पीछे ओबीसी समुदाय को क्या टारगेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्य किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव रहा है ओबीसी समुदायों के साथ में, तो क्या पूरा कनेक्शन हम स्थापित करके देखें बयान में और ओबीसी समुदाय के बीच में? क्या उनका नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं है? क्या है ना, वाजिब नाम है, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता छिपाते हैं वो, नहीं तो लोग कहेगा कि प्रधानमंत्री ने इतना मेहनत से अपनी ही जात को चुना है, सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया, उसको अपने पेरोल पे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता इज ऑन द पेरोल ऑफ द नरेंद्र मोदी, नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो भारत के चुनाव आयोग नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के चुनाव आयोग है। फर्स्ट मैं कह रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, जो आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, हजारों लाखों बच्चों को निर्दयता से पटना में लाठी से मारना, करेक्ट, और वो जब मैसेज आता होगा उसके गांव गरीब में बच्चों के पास कि आपके बच्चे को लाठी से मारा गया है ठंड में पानी के बौछार से, तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता होगा, है ना, कि अरे भाई मोदी जी ने मारा है तो आशीर्वाद दिया है मोदी जी ने। तो ये सब जो कहानी सुना रहे हैं ना ये लोग वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो कह लीजिए कि हटता है, या इलेक्शन कमीशन में जो पहले चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट भी होते थे, पहले राष्ट्रपति चुनता था, अब तो जिसको चुनाव लड़ना है नरेंद्र मोदी जी को, खुद ही इलेक्शन कमीशन की चुनाव कर रहे हैं। इसलिए हमारे जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी इस इलेक्शन में गए भी नहीं थे। बिल्कुल गोपाल जी, आपकी ओर से जो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में सुनील सेवक जी आपके पास आकर लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैंने पहले जो सवाल पूछा था एसआईआर को लेकर, उन्होंने फिर से वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। पवन खेड़ा का बयान, ओबीसी को लेकर भी अब उनकी ओर से टिप्पणी की जा रही है। एक बार फिर से उन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे चाहते हैं वो ही उस पद पे जाके विस्थापित हो जाता है। बिल्कुल, वो पेरोल पे है नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने सिलेक्शन किया है ना, ये तो लीगल है। समझ रहा था कि राहुल गांधी ही कांग्रेस में अपरिपक्व नेता हैं। मुझे बड़ा इस चीज का अफसोस है कि राहुल गांधी की पूरी टीम अनमैच्योर्ड है, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जैसे राहुल जी आटा को लीटर में नापते हैं, वैसे ये जैसे नरेंद्र मोदी नाली से गैस निकालते हैं ना, कांग्रेस की जैसे नाली से गैस निकालते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो दीदी करते हैं बंगाल में लुच्चल फंगों की भाषा, वैसे ही बात करते हैं, कट्टा की बात करते हैं। जब तक राहुल गांधी 70 बरस के बूढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक भारत की जनता इनको सत्ता से दस्तक नहीं कराएगी। ये लिख के रख ले कांग्रेस के प्रवक्ता।
ये आप लिख के रख लो कि इलेक्शन कमीशन का इस बार ऐसा बंदोबस्त करेंगे ना कि जो ब्राजीलियन मॉडल का नाम ऐड कर रहा है ना वो भूल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है गोपाल जी, ठीक है सुनील जी वापस लौटूंगी आपके पास में। जिस तरीके से जी बिल्कुल सुनील जी, गोपाल जी वापस लौटूंगी आपके पास में, समय कम है, ऐसे में जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है कि अभी जिस तरीके की भाषा, रंजीता जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके की भाषा अभी आपने देखी गोपाल जी की तरफ से यूज की गई है इलेक्शन कमीशन को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ तो इनके हाथ में संविधान की प्रति रहती है, दूसरी तरफ संवैधानिक पद पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के एक उच्च अधिकारी के लिए इस तरीके की जो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करना कितने हद तक सही हो जाता है? ये बिल्कुल सही नहीं है और मैं इसको बोलूंगी कि ये शायद आरजेडी का संस्कार है। ये जो है ना महागठबंधन का एक पॉलिटिकल संस्कार है कि वो किसी भी दूसरी पार्टी के लिए बहुत ही निहायत जो कहा जाए कि एकदम गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बात अभी कह रहे थे कि बच्चों को मारा गया, मैं ताज्जुब करती हूँ, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है, वहीं से मैं बड़ी हुई हूँ। इन्हें जरा बताइए कि ये याद करें कि जब आरजेडी का शासन था उस वक्त हम महिलाओं की क्या स्थिति थी। कोई भी परिवार अपनी लड़की को 6 बजे रात के बाद घर के बाहर मतलब जाने नहीं देना चाहता था। एक टेरर में रहते थे हम लोग, जहां से भी चाहे कोई भी चाहे किसी तरह की गंदी फप्तियां कस देता था। और बिल्कुल बिल्कुल रंजीता जी, समय हमारे पास कम है, ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल रुद्र प्रताप जी एक अंतिम प्रक्रिया क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से पूरा वातावरण गरमाया हुआ है, तेजू भैया की अगर भूमिका की बात करें तो तेजस्वी यादव से वो खफा चल रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि अगर आप आरजेडी में वापस जाएंगे, उन्होंने कहा मरना पसंद करेंगे, आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। तो क्या बीजेपी का रुख कर सकते हैं या बीजेपी तेजू भैया को अपने पास बुलाने की कोशिश कर सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी उनको अपने पास बुलाएगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तेज प्रताप एक अच्छे इंसान के तौर पे जाने जाते हैं और वो फिल्टर नहीं बातें करते। जो भी बातें होती हैं उनकी बड़ी स्पष्ट होती है और उनकी एक अपनी छवि है। वो दिखावेबाजी की राजनीति आप कह सकते हैं, उसमें वो नहीं बिलीव करते हैं। बहुत जमीनी व्यक्ति होते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सही तरीके से बोलते हैं। और बीजेपी की जो राजनीतिक देखिए तैयारी है आने वाले समय में या भविष्य को लेकर, वो एक अलग दिशा में जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनको अपने साथ लेने की उनको जरूरत भी है। और आज के चुनाव परिणाम तो आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति की दिशा को ही बदल देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये अटकलें लगा रखी थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, उससे केंद्र की राजनीति प्रभावित होगी। क्योंकि देखिए जो अभी बातें हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, वो जमीन पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस खास कर शामिल है। जैसे पवन खेड़ा का आपने अभी स्टेटमेंट सुना, पवन खेड़ा जी कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लिए जो यूज की गई भाषा वो बिल्कुल अमर्यादित थी, बिल्कुल शोभनीय नहीं थी। एक नेशनल पार्टी के बड़े नेता प्रवक्ता की ओर से इस तरीके की भाषा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में तमाम दर्शकों को बता दें कि लगभग जो है रुझान आ चुके हैं। ऐसे में 190 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया, तो वहीं हाफ सेंचुरी से भी पीछे अब कहीं ना कहीं महागठबंधन दिख रहा है। अब जल्दी ही स्पष्ट हो जाएंगी तस्वीरें और लगातार नेटवर्क 10 पर आप सबसे भरोसेमंद और सटीक नतीजे देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।